कहां तक पढ़े थे ये कल हम लोग? पोटेशियम आयोडाइड। एक और नीचे लिख लो, नंबर डी। नंबर डी, लिखो, यह अम्लीय फेरस सल्फेट, यह अम्लीय फेरस सल्फेट, यह अम्लीय फेरस सल्फेट हो गया, को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। अम्लीय फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट, ये सामने रखा, खाली करो। अम्लीय फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। अब देखो, जब अम्लीय फेरस सल्फेट की बात की जाती है तो जैसे अभी कल हमने बताया था अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड, वैसा ही अम्लीय फेरस सल्फेट है। तो जब फेरस सल्फेट के अम्लीय विलयन की बात की जाती है तो हमेशा इसको इस रूप में लिया जाता है, FeSO4 प्लस H2SO4। क्यों? क्योंकि जो क्या बोलते हैं, जो लवण होते हैं उनका अगर अम्लीय विलयन लेते हैं तो उनका संगत अम्ल लिया जाता है, संगत अम्ल। जैसे इसमें FeSO4 है ना, तो FeSO4 में कौन कौन सा आयन रहा होगा? Fe2 प्लस और SO4 पे 2 माइनस। तो इसमें Fe तो अम्ल बनाता नहीं है। अम्ल बनाता क्या है? Fe धातु है और धातुएं अम्ल बनाती हैं। धातुएं क्या बनाती हैं? क्षार बनाती हैं। बचा कौन? सल्फेट। इसी का हम लोग अम्ल पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं इसका अम्ल? H2SO4। तो कहने का मतलब जब कोई लवण का अम्लीय विलयन की बात की जाती है तो उसका संगत अम्ल लेते हैं, परंतु ये कोई सार्वभौम सत्य नियम नहीं है, हम लोग बदल भी सकते हैं। लेकिन अगर साधारण रूप से देखा जाए तो अगर किसी भी लवण के अम्लीय विलयन की बात की जाती है तो उसका संगत अम्ल ही लिया जाता है। ठीक है ना? कल पोटेशियम आयोडाइड था, उसका संगत अम्ल कोई खास नहीं था, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड अगर इसका संगत अम्ल निकालें तो यह HI होता है, जो कि कोई प्रभावी अम्ल नहीं होता है। इसलिए पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब अम्लीय विलयन की बात की गई तो उसी HNO3 को ही ले लिया गया था। ठीक है ना? तो ध्यान दिए ना, साधारण नियम यही है कि अगर किसी लवण का अम्लीय विलयन लिया जाएगा तो उसका संगत अम्ल उसके साथ होगा, परंतु ये जरूरी नहीं कि उसका संगत अम्ल ही उसके साथ हो, बदल भी सकता है। लेकिन जब भी हम फेरस सल्फेट की चर्चा करते हैं तो इसके साथ अम्ल कौन सा लिया जाता है? H2SO4 लिया जाता है। हो जाएगा? अब देखो होने क्या वाला है। क्रिया तो वैसी ही चलेगी जैसा उस प्रकार से थी। क्या होगा? देखो, FeSO4 नहीं, FeSO4 क्यों आएगा? ऑक्सीकरण कर रहा है ना। HNO3 T के बाद बदलता है NO2 में, H2O में, हो गया, और प्लस नवजात ऑक्सीजन देता है। ये नवजात ऑक्सीजन जाएगा किसके पास? FeSO4 के पास। हो गया। अब यहां पे FeSO4 का कौन सा विलयन हमने लिया है? अम्लीय विलयन लिया हमने। नवजात ऑक्सीजन इसके पास आएगा तो ध्यान देना क्या करेगा? नवजात ऑक्सीजन पहले इसके हाइड्रोजन को निकालेगा, जैसा अभी कल हुआ था। किसमें देखे थे हम लोग? किसमें पढ़े थे? H2S में, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S में जब नवजात ऑक्सीजन आया था तो किस पे अटैक किया था? हाइड्रोजन पे। ये लेके चला जाएगा इसको, और क्या बनाएगा? अपना H2O बनाएगा। कौन बचा? SO4। SO4 अकेले रह नहीं सकता, उसको जुड़ने के लिए कौन मिलेगा? यही FeSO4 मिलेगा। अब चूंकि FeSO4 में Fe2 प्लस वाला है और SO4 क्या है? 2 माइनस वाला है। दिखाई दे रहा है? अब ध्यान देने वाली बात है, हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि FeSO4 का ऑक्सीकरण करना है। क्या करना है जी?
ऑक्सीकरण, ध्यान से समझना। और ऑक्सीकरण हमने बताया था 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। अभी उसका अपचयन पढ़े थे ना वहां पे 3 प्रकार से, तो ऑक्सीकरण उसका उल्टा 3 प्रकार से होगा, अर्थात ऑक्सीजन का योग हो। क्या हो? ऑक्सीजन का योग। तो क्या इसमें सीधे तौर पर ऑक्सीजन का योग हुआ? ये तो ऑक्सीजन जो लाए थे वो H2 को लेके भाग गया, दिखाई दे रहा है। दूसरा, हाइड्रोजन पृथक हो, हाइड्रोजन है जो इसमें पृथक होगा, नहीं वो अपचयन की बात बताए थे, ध्यान से उसको पढ़ो, हम लोग उसका उल्टा बात कर रहे हैं। वहां HNO3 के अपचयन की बात की गई थी ना, कि किसी पदार्थ का अपचयन कब होता है, तो हमने कहा उल्टा पढ़ेंगे ना उसको हम। ऑक्सीकरण, हमको किसका ऑक्सीकरण करना है? FeSO4 का HNO3 का तो अपचयन हो गया, उसने ऑक्सीजन दे दिया, पृथक हो गया, उससे काम हो गया उसका। अब हमको इसका ऑक्सीकरण की चर्चा करनी है कि FeSO4 का ऑक्सीकरण यहाँ कैसे हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है, ये जो FeSO4 है यहाँ पे, ये इसके साथ जुड़ना चाहता था, परंतु ये जुड़ने की बजाय अम्लीय लिए थे, H2 को लेके भाग गया, हो गया ना। बचा इसका SO4, यही जुड़ेगा। तो अभी हम देख रहे हैं जुड़ेगा किसमें, ये कैसे जुड़ेगा। तो दूसरा देखो, पहला आपने कहा ऑक्सीजन का योग होना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन को ये लेके भाग गया, हो गया ना। दूसरा देखो, हाइड्रोजन पृथक हो, ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं, अपचयन वाला नहीं। अब ऑक्सीकरण है तो इसमें हाइड्रोजन पृथक होना चाहिए, क्या हाइड्रोजन है इसमें? कहीं नहीं है, हाइड्रोजन भी पृथक नहीं हुआ। तीसरा नंबर क्या होगा? वहां अपचयन में बताए थे ऑक्सीकरण संख्या घटे, बताए थे ना, लेकिन यहाँ ऑक्सीकरण है तो क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या बढ़े। तो किसका? ये जो Fe2+ है, ये तो सार्वभौम शक्ति है, निश्चित होता है, इसमें बदलाव ही नहीं होता है। SO4 हमेशा 2- ही बनाता है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने घटने का कोई चांस ही नहीं है। बदलता कौन है? Fe का बदल सकता है, क्यों जी? क्योंकि Fe एक संक्रमण धातु है, और संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है ना, ध्यान दिए रहना। तो जो Fe है, Fe2+ भी बनाता है, और Fe क्या बनाता है? 3+ भी बनाता है। तो अगर इसका ऑक्सीकरण हुआ तो बताओ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी या घटेगी? ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी ना। और कितना है अभी? 2+ है, तो 2+ से बढ़ के कितना हो सकती है? क्या 4-5+ हो जाएगी? नहीं, 2 ही धनाएं ये बनाता है ना, तो 2+ से अगर बढ़ेगी भी तो मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? 3+ तक जा सकती है। निष्कर्ष ये ध्यान देना, जब भी फेरस का ऑक्सीकरण होता है, चाहे कहीं भी करा लो, अगर फेरस का ऑक्सीकरण हुआ तो फेरिक में होगा। किसमें होगा? फेरिक में, याद रखे रहना, कहीं भी। इसीलिए उसमें कहा गया अम्लीय फेरस सल्फेट को किसमें ऑक्सीकृत करता है? फेरिक सल्फेट में। तो फेरस का ऑक्सीकरण कहीं भी हुआ किसमें होगा? फेरिक में होगा, अर्थात Fe2+ से किसमें होगा? Fe3+ में हमेशा, ये फिक्स है, हो गया। तो अब देखो, यहाँ पे इसका Fe2+ था, इसको ऑक्सीकरण के बाद किसमें बदलना पड़ेगा? अब Fe3+ में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक Fe3+ में बदलेंगे नहीं तब तक ऑक्सीकरण होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे Fe2+ वाला ही लिख दे तो ऑक्सीकरण होगा? नहीं होगा। इसको बदलो अब Fe3+ में। अब इसके साथ जोड़ना किसको है तुम्हें? SO4 को जोड़ना है ना। SO4 पे क्या जानते हो तुम? 2-। आवेश कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो इसका 3 इसके नीचे लिख देंगे, इसका 2 इसके नीचे लिख देंगे। Fe के नीचे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और SO4 लिखना, इस SO4 के नीचे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, हो गया। तो जब भी फेरस सल्फेट ऑक्सीकृत होगा तो किसमें बदलेगा? Fe2SO4 ट्राइस में। तो क्या नाम लिखेंगे इसका? Fe2SO4, उसके बाद ट्राइस, और क्या लेके भागा था जी? H2O, दिख रहा है? ये प्रकार से इसका ऑक्सीकरण हो गया। अभी यहाँ पे हमने FeCl2 लिया होता ना, FeCl2, तब कौन सा अम्ल लेते? HCl लेते, क्योंकि Cl का अम्ल लिया जाएगा, सबसे प्रबल अम्ल यही होता है HCl, याद रखे रहना। अब FeCl2 के साथ HCl लेते, तब ये किसमें बदलता? FeCl2 का मतलब समझ रहे हो? इसमें Fe बनाया 2+ Cl बनाया क्या? माइनस, तभी तो इसका 2 इसके नीचे गया और इसका 1 इसके नीचे आया, तो सूत्र क्या बना था? FeCl2 बना था, दिखाई दे रहा है। अब जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो 2+ से किसमें होगा? 3+ में। तो जब Fe3+ Cl- के साथ जुड़ेगा तब क्या बन जाएगा? FeCl3 किसमें बदलेगा ये तब? FeCl3। अभी यहीं पे अगर हम FeCl2 ले लिए होते तब यहाँ पे क्या बनता? FeCl3 बनता। तो निष्कर्ष क्या निकलता है?
जब भी ऑक्सीकरण होता है तो 2 प्लस का हमेशा किसमें होगा, 3 प्लस में होगा। ये फैक्ट है, Fe के साथ हमेशा याद रखना। अभी किसी भी यौगिक में तुम ऑक्सीकरण पढ़ लो, अभी H2SO4 पढ़ते तो H2SO4 भी एक प्रबल ऑक्सीकारक है, वहां भी इस अभिक्रिया को हमें पढ़ना पड़ता और वहां भी फेरस किसमें बदलता, फेरिक में। कहीं भी फेरस का तुम ऑक्सीकरण कराना चाहते हो तो किसमें बदलोगे, हमेशा उसको फेरिक में ही बदलो, ठीक है ना। तो जहां कहीं भी कराओगे, और वैसे भी फेरस सल्फेट कहीं भी लिया जाता है अपने अम्ल के साथ ही लिया जाता है, इसके साथ अम्ल जरूर रहेगा। अम्लीय फेरस सल्फेट, अम्लीय फेरस क्लोराइड, ठीक है ना, जो भी फेरस का यौगिक लिया जाएगा उसके अम्ल के साथ ही होगा और वो हमेशा किसमें बदल जाएगा, फेरिक में बदल जाएगा। फेरस सल्फेट बोले फेरिक सल्फेट, फेरस क्लोराइड बोले तो किसमें, फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। ये प्रकार से करना है। तो ये अभिक्रिया हो चुकी है, संतुलन करो, इसको ऐड कर दो, आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, संतुलन करना है किसको, अभी 2 करना होगा, हो गया, अभी 2 करना है, यहाँ भी 2 करना है, ठीक है। ऑक्सीजन बराबर है, पूरा तो करना नहीं है किसी का, सीधे सीधे ऐड कर लो। तो 2HNO3 हो गया और फिर 2FeSO4 हो गया और प्लस H2SO4। अब H2SO4 किस कारण से था, क्योंकि चर्चा अम्लीय फेरस सल्फेट की गई थी। और उसके बाद 2NO2 बनेगा, प्लस ये वाला बना दे पहले, Fe2SO4 थ्राइस और प्लस H2 2 बार बनाया ना, तो कितना H2 हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको देखना क्या है, किसको किस में बदला, फेरस सल्फेट को किस में बदला, फेरिक सल्फेट में, ठीक है ना। यही मेन फैक्ट याद रखना है। और ऊपर तो क्रिया का नाम लिख ही चुके हो कि फेरस सल्फेट को किस में बदल देता है, फेरिक सल्फेट में। यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो इसको, HNO3 की किससे क्रिया, अम्लीय फेरस सल्फेट अर्थात अम्लीय FeSO4 से क्रिया। तो क्रिया तुमसे यही पूछी जाएगी कि क्या होता है जब HNO3 की क्रिया किससे कराते हैं, अम्लीय फेरस सल्फेट से कराते हैं। ऐसे नहीं देगा कि अब फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है, तुम रासायनिक समीकरण उत्तर थोड़ी बताएगा तुमको। तो खाली प्रश्न पूछेगा कि क्या होता है जब HNO3 की क्रिया किससे कराते हैं, अम्लीय फेरस सल्फेट से कराते हैं। तो किसी भी ऑक्सीकारक की क्रिया तुम अम्लीय फेरस सल्फेट से करा दो, आंख बंद करके सोच लो कि वो किसमें बदलेगा, फेरिक सल्फेट में ही बदलेगा। चाहे कोई भी ऑक्सीकारक हो यहाँ पे, चाहे HNO3 हो, चाहे H2SO4 ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे HCl ही क्यों ना हो, जो भी होंगे सब इसी में बदलेंगे, इसको फेरिक में ही बदलेंगे। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखो, धातुओं का ऑक्सीकरण, धातुओं का ऑक्सीकरण, धातुओं का ऑक्सीकरण। मतलब अगला नंबर है, जैसे इसका ऑक्सीकारक गुण था ना, ऑक्सीकारक गुण में पहला नंबर क्या पढ़े हैं, पहला नंबर, हाँ। तो दूसरा आप नंबर मत डालो, वैसे हेडिंग लिख लो। नंबर 4 घंटे देखोगे, क्या पढ़ने जाओगे, 4 पेज पलट के नंबर देखोगे, उसका पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब मान के चलो जो तुम्हारा उधर फास्फोरस बताए, आयोडीन बताए, और एक तो किसका मिला, आयोडा, ये पोटेशियम आयोडाइड वाला मिला है, और फिर तुम्हारा ये मिला कौन सा, अभी जो FeSO4 वाला बताए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उस 4 के बाद 5वें नंबर पे इंपॉर्टेंट ये आएगा तुम्हारा, धातुओं का ऑक्सीकरण कैसे करता है। क्योंकि इसमें धातु का ऑक्सीकरण कैसे करता है, इसमें HNO3 की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसलिए ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सवाल पूछ लेगा क्या होता है जब जिंक की क्रिया अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है, क्या होता है जब जिंक की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है, क्या होता है जब जिंक की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है।
ठीक है, ये जिंक वाला भी बहुत बार पूछा गया है। यौगिक के साथ एक अभिक्रिया जिंक वाली जरूर रहती है और एक अभिक्रिया उधर अधातु की रहती है। ठीक है, तो कैसे करता है बस हम लोग एक साधारण कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। जिंक की क्या, किसी भी धातु का ऑक्सीकरण करा सकते हो तुम। ठीक है, 3 अभिक्रिया हमको लिखना है, 3 से हम किसी भी धातु का ऑक्सीकरण करा देंगे आसानी से। बस वो 3 अभिक्रिया रख लिए, तुम्हारा काम हो गया। बाकी तो आवेश जानते ही हो, आवेश से यौगिक कैसे बनाना है। ठीक है ना, तो लिखना शुरू करो। हेडिंग क्या लिखे, धातुओं का ऑक्सीकरण। हेडिंग है धातुओं का ऑक्सीकरण। धातुओं का ऑक्सीकरण, तो लिखो इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे रहा ना। लिखो यह धातुओं को हो गया धातु नाइट्रेट, यह धातुओं को धातु नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है, में ऑक्सीकृत कर देता है। हो गया, तथा स्वयं अपचयित हो जाता है, तथा स्वयं अपचयित हो जाता है। हो गया, आगे लिखना धातुओं के साथ इसकी क्रिया, धातुओं के साथ इसकी क्रिया धातुओं के साथ इसकी क्रिया। हो गया, धातुओं के साथ इसकी क्रिया। हो गया, इसकी सांद्रता पर निर्भर करती है, इसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। हो गया, इसकी सांद्रता पर निर्भर करती है, जो निम्न प्रकार होती है, जो निम्न प्रकार होती है। जो निम्न प्रकार होती है। हो गया, कोष्ठक में लिख देना, कोष्ठक में संक्रमण धातुओं के साथ, संक्रमण धातुओं के साथ। हो गया, मतलब ये जो क्रिया होगी तीनों साधारण रूप से किसके साथ होती है, संक्रमण धातुओं के साथ। क्यों जी, क्योंकि क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातुएं अगर जो हैं वो प्रबल होती है ना, वो जब अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो अपना क्या बना लेंगी, लवण बना लेंगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती हैं। ये तुम लोग 8वें ही रिएक्शन पढ़ चुके होंगे। ये रिएक्शन तुमने इस तरह से पढ़ा होगा, Na+H2SO4 तीर के बाद Na2SO4 और प्लस क्या, H2। तो ये साधारण रिएक्शन है, सोडियम गया, हाइड्रोजन को हटाया, उसको निकाल के भेज दिया इधर बाहर, ये उड़ गया। ठीक है, ध्यान दिए रहना। बाकी अपना इसने बना लिया, संयोजकता के अनुसार बना हुआ है, क्योंकि सोडियम प्लस बनाता है, SO4 क्या बनाता है, 2 माइनस बनाता है, इसलिए क्या बना हुआ है, Na2SO4 बना हुआ है। यहाँ पे सामने संतुलित करना है, कितना कर दो, 2 सोडियम कर दो, हो गया। ये तो किसकी क्रिया है, क्षार धातु की, चाहे क्षारीय मृदा धातु की, मतलब या तो फर्स्ट ए वर्ग में हो या तो सेकेंड ए वर्ग में हो। लेकिन हम यहाँ पे जिसकी बात करने वाले हैं वो है संक्रमण तत्व। कौन, संक्रमण तत्व, अर्थात
दीर्घाकार आवर्त सारणी में थर्ड बी से लेकर सेकंड बी तक के तत्व। तो सोच रहे थे 8 हो गई क्या? थर्ड बी मतलब वर्ग संख्या 3, सेकंड बी मतलब वर्ग संख्या 12। 3 से लेके कहां तक? 12 तक जो वर्ग है उनके तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व, और यहाँ पे हमको उन्हीं के लिए पढ़ना है। ठीक है, इनका तो एकदम साधारण था। चाहे यहाँ पे सोडियम रख दो, चाहे क्या रख दो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रखे तो यहाँ क्या बना देगा? MgSO4। बाकी हाइड्रोजन की हालत वही होगी, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, हमको जो पढ़ना हम उधर चलते हैं। चलो, तो इसकी क्रिया सांद्रता पर निर्भर करती है। तो सांद्रता 3 प्रकार से हो सकती है। पहला, या तो इसको अतितनु बना दिया जाए। अतितनु का मतलब बहुत पतला। तो अतितनु जब भी बोलते हैं तो सांद्रता इसकी लगभग 5% रखते हैं। 5% का मतलब समझते हो? 100 ml में 5 ग्राम। हमने कहा था परसेंट के अगर कुछ नहीं दे तो क्या मतलब निकलता है उसका? W/V। 3 तो पढ़े थे हम लोग वहां पे। W/W, V/V और W/V। आगे दिया है तो ठीक, हमने कहा अगर नहीं दिया तो साधारण कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा? W/V का होता है, अर्थात नीचे 100 रखते हैं और ऊपर इतना परसेंटेज होता है। कितना है? 5। तो V मतलब ml में आयतन। तो 100 ml में कितना ग्राम? 5 ग्राम। तो जब 100 ml में 5 ग्राम रखेंगे तो कहा जाएगा कि नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता क्या है? अतितनु है। क्या है? अतितनु। अब देखो, अतितनु HNO3। तो अगर अतितनु HNO3 है तो धातु के साथ क्रिया कैसे करेगा? धातु मतलब बेसिकली यहाँ पे हम कौन सी धातु की चर्चा कर रहे हैं? संक्रमण धातु की। ध्यान दिए रहना, पता चला सोडियम लगा दो यहीं पे, कुल गलत हो जाएगा। धातु की चर्चा अगर HNO3 के साथ हो रही है, कब? जब क्या हो? ये अतितनु हो। सीधे सीधे सवाल बोलेगा, ध्यान दिए रहना। तो क्या लिखेंगे? धातु नाइट्रेट बनेगा। ये तो हमने पहले ही बता दिया बनेगा। और उसके बाद कहा गया ये जो HNO3 है खुद क्या होता है? अपचयित होता है, क्योंकि धातु को ऑक्सीकृत करेगा तो अपने क्या होगा? अपचयित होगा। अब पहले देख लो, कॉमन चीज तीनों में देख लो, ये तनु रहेगा। तनु की चर्चा अगर करें तो कितना परसेंट? 20%। तो धातु प्लस HNO3 हो गया ना। उसके बाद तीर के बाद बनाएगा धातु नाइट्रेट। उसके बाद तीसरा नंबर सांद्र। सांद्र की चर्चा करते हैं तो लगभग 70%। HNO3, तुमको परसेंट नहीं याद रखना है, तुमको बस अतितनु, तनु और सांद्र याद रखना है। अगर ऐसा हुआ तो धातु प्लस HNO3, तीर के बाद क्या? धातु नाइट्रेट। अब तीनों में कॉमन चीजें बन गई, प्लस में क्या क्या बनेगा बस ये याद रखना है। पहले वाले में बनता है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, और दूसरे वाले में तुम्हारा बनता है N2O, और तीसरे वाले में बनता है NO2। हो गया। और प्लस में सबके साथ शायद H2O बनता है। ठीक है, प्लस में सबके साथ क्या बनता है? H2O। तो कुछ कठिन है यहाँ पे? कुछ कठिन नहीं है, बस ये 3 चीजें बदली हैं, बाकी सारी चीजें तीनों में कॉमन है। रट लो, अतितनु के साथ NH4NO3 और ये तनु के साथ कौन? N2O, सांद्र के साथ कौन? NO2। हो जाएगा। बाकी धातु नाइट्रेट सब में बनेगा, H2O सब में बनेगा। अब जैसे हमने तुमसे जिंक के साथ बोला, किसके साथ? जिंक के साथ। तो जिंक तुम्हें पता है कि एक संक्रमण धातु है। क्या है? संक्रमण धातु। इतना तो रटना ही पड़ेगा तुम्हें। अब ये थोड़ी बता सकते हैं कि सूत्र लगा लेना आ जाएगा। नहीं संक्रमण धातु रटना चाहते हो, फर्स्ट ए और सेकेंड ए वर्ग की धातु रट लो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसके बाद इधर बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, उसके बाद बेरियम, फिर रेडियम। हो गया। इतना छोड़ने के बाद जो बचा सब संक्रमण धातु हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है? हमने तुमसे अगर जिंक के साथ बोला तो सब धातु की जगह क्या रख दो? क्या रखोगे? जिंक रख दोगे तो क्या होगा?
सब जगह क्या रख दो, जिंक रख दो, और बाद में धातु नाइट्रेट की जगह जिंक का नाइट्रेट बना दो, जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 ट्वाइस, ZnNO3 ट्वाइस, फिर ZnNO3 ट्वाइस, बस अभिक्रिया खत्म। दिख रहा है? तो रटना क्या जिंक के साथ, सबको जिंक के साथ मत रटो, क्या रटो बस, धातु HNO3 धातु नाइट्रेट NH4NO3 H2O, धातु HNO3 धातु नाइट्रेट N2O H2O, धातु HNO3 धातु नाइट्रेट NO2 और H2O। पूरा नहीं रटना चाहते बस ये लाइन रटो, बीच वाला हो जाएगा। तीनों रट लो। यहाँ पे हमने अगर तुमसे कॉपर बोल दिया, कॉपर कॉपर अगर हमने बोल दिया तो यहाँ पे CuNO3 ट्वाइस बना लोगे सब जगह, यहाँ पे CuNO3 ट्वाइस बना दोगे सब जगह, और उसके बाद यहाँ पे CuNO3 ट्वाइस बना दोगे सब जगह। दिख रहा है? बस हो गया, खत्म काम, बाकी सारी चीजें तो वही है। Fe हमने बोल दिया, अगर Fe बोल दिया तो FeNO3 ट्वाइस बना दो, FeNO3 ट्वाइस, FeNO3 ट्वाइस हो गया। तो जो धातु हमने बोला उसका नाइट्रेट बना लो। आवेश तो सबका जानते ही हो, ठीक है। आवेश नहीं जानते हो तो ऊपर एक इंडिकेट पॉइंट करके कॉपी सबसे ऊपर आवेश उनका लिखवा देते हैं, एक का एग्जाम्पल नीचे लिखवा देते हैं, हो जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट इनका लिख लो, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, टाइम भाग रहा है, जल्दी करो, नहीं जा रहे हैं। अगली क्लास पढ़ाने का बैठे रहेंगे। अभी तो 7:50 हो रहा है, ठीक है। नीचे लिखो, जैसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जब, खाली पेन से लिखना, क्या होता है जब, क्या होता है जब जिंक की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, क्या होता है जब जिंक की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, हो गया ना। क्या होता है जब जिंक की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, हो गया। तो अब तुमको याद होना चाहिए कि जिंक की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया 3 प्रकार से होनी चाहिए, एक अति तनु, एक तनु और एक सांद्र। अगर ऐसा पूछ दिया तब तीनों लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ऐसा पूछ दिया तो तीनों तुम्हें लिखना पड़ेगा, याद रखे रहना। तो पहला नंबर मतलब तब बोल देगा ना कि किसके साथ करना है तुम्हें। अतितनु नाम लगा दिया, या कभी कभी रिएक्शन लिख दिया, कभी कभी जानते हो कैसे लिख देगा रिएक्शन, Zn प्लस HNO3 और यहाँ लिख देगा DIL। अब बताओ आगे क्या बनेगा, बता दो जाने, बताए एग्जाम में देगा, कब पूछने जाओगे DIL मतलब क्या है। DIL मतलब ड्राइवरी लाइसेंस है, और बताओ क्या होगा। अभी बता देना DIL का मतलब क्या है। ये डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट, डाइल्यूट माने तनु होता है, हो गया। और ये सांद्र के लिए यहाँ पे CONC लिखता है, कॉन्सर्न माने होता है सांद्र। तो ये 60 फॉर्म होते हैं, इंग्लिश में लिख देता है एग्जाम में, ध्यान दिए रहना, हो गया। तो इन चीजों को याद रख लेना, कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो DIL डैश दे के तनु और CONC डैश दे के सांद्र। DIL डैश दे के लिख देना तनु और CONC डैश दे के लिख देना सांद्र। अति तनु का नहीं देता है। अब देखो,
अतितनु HNO3 है तो Zn प्लस HNO3 इसके नीचे लिखा रहेगा अतितनु, या तुमको लिख देना है क्योंकि वो तो सवाल में पूछ दिया, तुम लिख देना। तो क्या बनेगा, नाइट्रेट तो बनेगा ही, ZnNO3 ट्वाइस, हो गया ना। अब कैसे बना देखो, पहले कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो, Zn किस में बदलेगा, Zn2 प्लस में, Cu किस में बदलेगा, Cu2 प्लस में, Fe किस में बदलेगा, देख ले फेरिक में तो नहीं बदल जाता है, नहीं ठीक है, Fe बदलेगा Fe2 प्लस में। और कोई है, Pb लेड, Pb बदलेगा Pb2 प्लस में, 4 ठीक है। Hg भी लिख लेते हैं, मन कर लिया तो लिख लेना, Hg बदलेगा Hg2 प्लस में। अब हम जिसके साथ जोड़ेंगे हमको पता है कि उसका नाइट्रेट बनाना, सब तो 2A प्लस में बदल रहे हैं, तो बस यही तुमको बदलना है, बाकी तो वही रहेगा, ठीक है ना। Zn दिया तो Zn कर दो, कॉपर दिया तो कॉपर कर दो, आयरन दिया तो आयरन कर दो, लेड दिया तो लेड कर दो, मरकरी दिया तो मरकरी कर दो, हो गया। ध्यान देना, बस कर लेना, हो जाएगा। तो आवेश इनका सबका लिख लो कौन किसमें बदलता है, बाकी हम लोग शुरू करते हैं। या तो बनाना भी सिखा दे, बनाना तो जानते हो, इसे एक बार देख लो। Zn कौन सा बनाएगा जी, Zn यहाँ पे 2 प्लस, और NO3 फिक्स से क्या बनाएगा, माइनस। इसका कितना है 2, और इसके ऊपर कुछ नहीं तो कितना है 1, 2 से 1 कटने की कोई संभावना ही नहीं है, इसलिए इसका जो 2 होता है इसके नीचे लिखते हैं और इसका जो 1 होता है इसके नीचे। तो फाइनली हमारा यौगिक बनता है Zn NO3 और NO3 के नीचे 2, यही हमारा यौगिक होता है Zn NO3 ट्वाइस, हो गया ना। इसी भी प्रकार से चाहे जिसका तुम बना सकते हो। अभी देखो एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनाना हो तो Al क्या बनाता है 3 प्लस, और NO3 क्या बनाता है माइनस। तो अब देखो इसका 3 जाएगा ना इसके नीचे, तो क्या होगा Al NO3 और उसके नीचे क्या 5, ठीक है ना। ये ध्यान देना, चाहे जो भी यौगिक बनाना हो उसका धनावेश लिख दो, ऋणावेश लिख दो, अगर आवेश कट गया तो ठीक, नहीं कटा तो ऊपर नीचे भेज दिया करो, इसका वाले का इधर नीचे, इसका वाले का इधर नीचे, तिरछा भेजते हैं, हो जाएगा। अभी जैसे मान लो ये फेरस सल्फेट वाला देखे थे ना हम लोग, तो Fe क्या बनाता है 2 प्लस, और सल्फेट क्या बनाता है 2 माइनस। 2 से 2 कितनी बार में कट जाता है, एक बार में। तो इसका एक इधर आएगा, इसका एक इधर आएगा, तो Fe के नीचे एक का कोई मतलब होगा नहीं, SO4 के नीचे एक का कोई मतलब होगा नहीं। तो इस प्रकार से FeSO4 बनता है। तो कोई भी यौगिक यहाँ पे बनाना चाहते हो, सीधा सीधा उनका आवेश याद रखो, बस आवेश याद रखोगे यौगिक बन जाएगा। पहले धनावेश लिखना, फिर बाद में क्या लिखना ऋणावेश। आवेश कट रहे हैं तो काट देना, नहीं तो तिरछा उनके नीचे लिख देना, हो जाएगा। चाहे जितना भी बड़ा आवेश हो लिख देना नीचे उसके, बस हो जाएगा ना। ये बार बार हमको इसलिए याद आता है क्योंकि वाइवा में यही हमसे पूछा गया था, तो पहली बार गलत नहीं बता दिए थे, पहली बार खाली बोल दिए जल्दी में Al NO3, स्टूडेंटों का क्या बताया उनका Al NO3 साइज उसमें नहीं पाया ध्यान से, उसके बाद है हाँ हो गया ना। आगे क्या बनने वाला जी यहाँ पे NH4NO3, नाम क्या होगा अमोनियम नाइट्रेट। NH4 क्या बनाता है प्लस, NO3 क्या बनाता है, दोनों का एक एक है, एक नीचे ले जाने कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए NH4NO3 बना हुआ है, हो गया। और प्लस क्या बनेगा H2O। टाइम खत्म, कल भी पढ़नी मैंने, जल्दी छापो, जल्दी करो, हमारे लिखने से पहले लिख लो, जान तो गए ही हो, बिना देखे लिख सकते हो। कल पूछेंगे भी सुबह, यही रिएक्शन मत आओ, हम कौन सा बुला रहे हैं, बुलाते कहाँ तुम लोग कौन। वो तो आदत पड़ गई है।
पहले नहीं आने की दवा भी मिलती थी, समझ गए? जो पहली बार जिसको 9 में पढ़ाया था ना, उनकी हालत पूछ लेना पहली बार क्या हालत थी उन लोग की। 27-27 डंडे मार खाते थे, समझ गए? अभी तो टेस्ट लेने के बाद तुम लोग को छोड़ देते ना, नंबर कम पाते, उन लोग को पूरा पूर्णांक तक मार के पहुंचाते थे। 20 नंबर पाए, 40 नंबर पूर्णांक है, 20 डंडा लो तब 40 पहुंचो, और छोड़ते नहीं थे किसी को। सोचने वाली बात है, जब हम 9 में पढ़ाना शुरू किए थे 32 बच्चे हो गए थे हमारे पास 15 दिन के अंदर, समझ गए? और पहले दिन टेस्ट लिए और इतना लोग को मारे, दूसरे दिन हो गए 15 बच्चे। और 15 बच्चे वही रुके थे जिसको पढ़ना था। और पहली बार 9 के बैच में उसी लोग को पढ़ाया चाहिए जो सतीश थे, इन्हीं लोग को। उसको आशुतोष को सबसे ज्यादा मारे थे। नहीं करना पड़ेगा, अकार्बनिक अभिक्रियाओं में तो ये प्रॉब्लम होती है, अभिक्रिया संतुलित करनी पड़ती है, संतुलित कर देते हैं। एक जगह कर लिए तो सब जगह तो कॉमन ही रहेगा ना, 4 10, उसके बाद इधर भी तब हो जाएगा कितना 4, और उसके बाद इधर यहाँ पे 3 हो गया। नोट कर लो, एक का कर दिए तो सबका कॉमन रहेगा, जो कि सबका आगे वही जा रहा है, 2 प्लस में ही जा रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है इसमें। हर साल ये वाला रिएक्शन हम अलग अलग तरीके से ही पढ़ाते हैं। अभी इस बार जो 12 में थे उनको लिखवाते समय पूरा विस्तार से ही लिखवाए थे। लास्ट में देखो तुम लोग को बताया गया था, दोबारा रिवीजन करवा रहे थे तब ये वाला तरीका बताए थे। इस बार हमसे पहले बता देते हैं, दोबारा नहीं बताना पड़ेगा तब। उसके बाद तनु के साथ देखो 4 10 4 और 5, 4 10 4 और यहाँ पे 5 बना लो इसको। उसके बाद तीसरा नंबर तीसरा वाला क्या है, शांत वाला है ना, Zn 4, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हो गया, हो गया। चलते चलते एक कॉन्सेप्ट समझ लो, हेडिंग लिख लो, अम्लराज, अम्लराज, अम्लराज हेडिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया परिभाषा लिख लो इसकी, रिएक्शन कल बता देंगे, उसके बाद कल बस रिएक्शन बताने के बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। एक्वारेजिया हो गया, देखो एक आयतन सांद्र HNO3, एक आयतन सांद्र HNO3, एक आयतन सांद्र HNO3 और 3 आयतन सांद्र HCl, 3 आयतन सांद्र HCl, सांद्र HCl हो गया, का मिश्रण अम्लराज कहलाता है, अम्लराज कहलाता है। अम्लराज कहलाता है, हो गया, नीचे लिख लेना
काली पेन से, मुक्त क्लोरीन की उपस्थिति के कारण, मुक्त क्लोरीन की उपस्थिति के कारण, मुक्त क्लोरीन की उपस्थिति के कारण हो गया, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक का गुण रखता है, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक का गुण रखता है। प्रबल ऑक्सीकारक का गुण रखता है, हो गया ना। तो ये अभिक्रिया लिख सकते हो। देखो इसमें अभी तो मुक्त क्लोरीन दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी हमने इसके साथ किसी का ऑक्सीकरण करने को नहीं लिया। अभी पीछे बता चुके ऑक्सीजन वाले में, वहां हमने कहा था कि अगर कोई ऑक्सीकरण करने के लिए रहेगा तभी यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन दिखेगा, अगर कोई ऑक्सीकरण करने के लिए नहीं है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ के अपने में क्या बना लेते थे? O2। ऐसे ही यहाँ पे Cl और Cl आपस में मिलकर क्या बना लिए? Cl2। अभी जब ऑक्सीकारक अभिक्रिया का इलेक्ट्रो लिखवाएंगे तो उसमें वहां पे हम खाली क्या दिखाएंगे? Cl दिखाएंगे। समझ गए? ये क्रिया इसकी इसी प्रकार से होती है। इसका नाम है नाइट्रोजन हाइपोक्लोराइड या नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड कह सकते हो, नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड। अगर ऑक्सी बोले तो क्लोराइड लिखना, और अगर हाइपो बोले तो क्लोराइड लिखना। रिएक्शन लिख लो। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन में तुमको दिख रहा है HNO3 के सामने 1 है, HCl के सामने कितना है? 3। तो अतः इनको 1 और 3 के अनुपात में ही लिया जाता है। कल से शुरू करेंगे अगला चैप्टर, ऑक्सीजन परिवार के तत्व।